हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज हम मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये स्टेशन के नाम दिए हैं दोस्तों, नई दिल्ली, फरीदाबाद और मथुरा। ये बस क्रमांक 1 है, बस क्रमांक 2, बस क्रमांक 3। निगमन मतलब नई दिल्ली से ये बस निकली है 19:15 मतलब शाम को 7:15 पे। फरीदाबाद में आगमन हुआ है 8:22 सायं। फिर फरीदाबाद से निकली है शाम को 8:37 और मथुरा पहुंची है रात को 12:40। ये 00 है, इसका मतलब है रात को 12 बजे के बाद 40 मिनट, अर्थात रात को 12:40। ये बस क्रमांक 1 का टाइम दिया हुआ है, ये बस क्रमांक 2 का टाइम दिया हुआ है, ये बस क्रमांक 3 का। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? इन तीनों बसों में सबसे कम समय कौन लेती है? यहां पे देखेंगे बस क्रमांक 1 का शाम को 7:15, शाम को 7:15 पे वो कहां से निकलती है? नई दिल्ली से। मथुरा तक पहुंचने में सबसे कम समय कौन सी बस लेती है? देखेंगे 7:15 पर कहां से चली? नई दिल्ली से। मथुरा पहुंची कितने बजे? रात को 12:40। कितना लगा? 7:15 के बाद 1 घंटे, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15। 12:15 मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। यहाँ पे कितना हो गया? 5 घंटे। लेकिन कहां तक? 12:15। 7:15 से 8:15 1 घंटे, 8:15 से 9:15 2 घंटे, 9:15 से 10:15 3, 10:15 से 11:15 4, 11:15 से 12:15 5 घंटे। अब 12:15 से लेकर 12:40 तक कितने मिनट लगे? 40 में 15 घटा देंगे, कितना आएगा? 40 माइनस 15, दैट इज 5, 3, 1, 2, 25। तो 5 घंटे 25 मिनट बस नंबर 1 को लगे। कहां से? नई दिल्ली से लेकर मथुरा जाने में। इसी तरह बस क्रमांक 2 का देखेंगे। बस क्रमांक 2 दोपहर को 12:30 पर चलती है और शाम को 18:10 पर मथुरा पहुंचती है। तो ये है 12:30, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 बजे तक हम यहां लेते हैं। 5:30 बजे तक कितने घंटे लगे? 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे लगे इसको 5 घंटे। अब 5:30 से लेके 6:10 तक कितने मिनट लगे? 5:30 से 6 बजे तक अगर हम लिए तो 30 मिनट और 10 ये, तो कुल मिला के कितना हुआ? 40 मिनट। 40 मिनट। तो 5 घंटे 40 मिनट बस क्रमांक 2 को लगे। बस क्रमांक 3 को हम देखें तो 16:45 पर वो नई दिल्ली से चलती है, अर्थात शाम को 4:45 पर वह नई दिल्ली से निकली और मथुरा कितने बजे पहुंची? रात को 9:55 पे। तो हम यहां देखेंगे 4:45 के बाद 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45। तो कितने घंटे लगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 घंटे। कहां तक? 9:45 तक। अब 9:45 से 9:55 कितना समय लगेगा?
9:45 से 9:55, कितना मिनट का डिफरेंस और बचा? 10 मिनट। यहाँ पे 10 मिनट हमारे पास और बचा। अब बस क्रमांक 1 को लग रहा 5 घंटा 25 मिनट, बस क्रमांक 2 को लग रहा 5 घंटे 40 मिनट, बस क्रमांक 3 को लग रहा है 5 घंटे 10 मिनट। इसका मतलब बस क्रमांक 3 को सबसे कम समय लग रहा है जब वो नई दिल्ली से मथुरा तक पहुंचती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बस क्रमांक 3। सेकंड क्वेश्चन, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, तीनों की वो डायमेंशन अलग है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, लेकिन आंसर हमारा किस चीज में है? चारों ऑप्शनों में मीटर में। इसका मतलब इसको हमको मीटर में सॉल्व करना है। तो 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर। अब हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 5 मीटर प्लस, ये तो मीटर में ही है, 50 मीटर प्लस 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, यहां पर हमारे पास आएगा 5055। तो यहां पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5055 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। एक आयताकार प्लॉट है हमारे पास, इसकी जो चौड़ाई है वो हम b मान लेते हैं और इसकी लंबाई को हम l मान लेते हैं, लंबाई l चौड़ाई b। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात है? हमको पता करना है L/B बराबर क्या होगा, जबकि हमको दिया है लंबाई और परिमाप का अनुपात। लंबाई कितनी है? L, और परिमाप किसी भी आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हमारी हो गई L बराबर लंबाई आयत की। अब दोनों का जो अनुपात है वो 1:2 दिया हुआ है, अर्थात लंबाई बटे आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हमें मिलेगा 3L इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस B। 3L माइनस 2L इज इक्वल टू 2B, तो L इज इक्वल टू मिलेगा 2B, तो L/B इज इक्वल टू आ जाएगा 2/1, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 2:1। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन, यदि दी गई आकृति में x, y तथा z के बीच अनुपात 5:7:6 है, तब x का मान। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में बना हुआ कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि x, y और z तीनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया है x, y और z, इनके बीच का जो अनुपात है वो है 5:7:6। तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5k, y इज इक्वल टू 7k, z इज इक्वल टू 6k, क्योंकि ये सारी वैल्यू किस में है? अनुपात में है। अनुपात में हम k सेम का मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हमें लिखा हुआ है 5/7, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5:7। अगर हमें यहां लिखा होता 10/14, इसको हम 10/14 को क्या लिख सकते हैं? 5×2 और 7×2, मतलब ये जो 5/7 है ये 5/7, लेकिन ऊपर और नीचे सेम का मल्टीप्लाई होता है तब जाकर हमको वो सेम वैल्यू मिलती है अनुपात में। इसको हम अनुपात वाले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे x बराबर मिला 5k, y इज इक्वल टू 7k और z इज इक्वल टू 6k। टोटल कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री।
तो 5k प्लस 7k प्लस 6k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे तीनों को हम ऐड करेंगे, 7 5 12 और 6 18, 18k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से k इज इक्वल टू 10 डिग्री, 18 नीचे आएगा, 18 कैंसिल होगा, बचेगा 10 डिग्री। तो यहां पे k इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो क्या पता करना था, x का मान। तो x इज इक्वल टू 5k, k की वैल्यू आई 10, तो 5 इंटू 10 दैट इज 50 डिग्री। तो आंसर नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ने के पहले दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों कठिन मेहनत के साथ, कठिन परिश्रम के साथ आप हर मंजिल को पा सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। दोस्तों हम जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके गुण के अनुसार अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज तीन भुजाओं की आकृति, तीन भुजाओं की आकृति, त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी हमारे पास त्रिभुज का निर्माण होगा। तीन भुजाओं की आकृति में हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा। तो यहां पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इसमें कई विधियों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेसिमल विधि से, डेसिमल में इनको सबको निकाल लें और पता कर ले कौन बड़ा है। दूसरा एलसीएम लेकर भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो समय है हमें ज्यादा लगेगा, इसलिए ये एक ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम इसको ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे 7/12, 7/12 में ऊपर को कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर, अर्थात ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम देख रहे हैं यहां जितनी भी भिन्न दी हुई है 7/12, 7 और 12 के बीच कितने का डिफरेंस है? 5 का। 11/16 कितने का डिफरेंस है? 5 का। 12/17 5 का डिफरेंस है। 13 और 18 के बीच कितने का डिफरेंस है? 5 का। 31 और 36 के बीच, दोनों के बीच कितना अंतर है? 5 का, अर्थात डिफरेंस 5 का है। तो सभी में जो अंतर है अंश और हर में वो 5 का है, बराबर है यहां पे अंतर। तो इससे यह स्पष्ट है कि भिन्न के अंश व हर का अंतर सभी भिन्नों में समान है। इस कारण से जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी, बड़े अंश, बड़ा न्यूमरेटर, इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? ये 7 है, 11, 12, 13, 31। तो ये 31 वाला जो है इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, 31 सबसे बड़ा है। इसका मतलब जो 31/36 भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न है, 31/36। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 अप टू 79, 79 तक हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, डैश डैश अप टू 79। इस तरह के क्वेश्चन हमको ये ध्यान देना है इसमें कि यहां पे है 71, यहां 72, यहां 73, यहां होगा 74, यहां होगा 75, फिर उसके बाद 76, 78, 79, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहां देखेंगे अगर 72 का मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो 72 का अगर 75 से हम किए मल्टीप्लाई तो 72 की यूनिट डिजिट है 2, 75 की यूनिट डिजिट है 5। तो जो यूनिट डिजिट यहां पे आएगा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो 0 आएगा और यहां पे कुछ डिजिट आएगी। सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम सोच कर सॉल्व करेंगे, अपनी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो 2 और 5 के मल्टीप्लाई से यहां कोई अंक आएगा जिसका इकाई वाला स्थान 0 होगा, क्योंकि 2 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है,
इसलिए इसका कोई ऐसा अंक आएगा जिसके इकाई के अंक में 0 होगा। अगर यहां 0 होगा, ऐसा कोई यहां अंक आता है, उसके बाद कोई भी अंकों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर वह 0 ही होगा। जैसे 2 इंटू 0 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितने का भी हम मल्टीप्लाई करें, 2 0 जा 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 5 0, 0 ही होगा। इसका मतलब अगर यहां पे हमको इन दो अंकों का जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, उसके यूनिट डिजिट में 0 प्राप्त हुआ, तो इस टोटल के मल्टीप्लाई में जो भी आंसर आएगा उसके इकाई अंक में 0 आएगा। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इकाई का अंक, इकाई का केवल यूनिट डिजिट। इसने इकाई का अंक केवल इसीलिए पूछा था क्योंकि हमें इतना ना सॉल्व करना पड़े, केवल अपनी सोच से, अपनी समझ से इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई कौन सी भिन्न दिए गए चित्र को दर्शाता है। ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इस चित्र को प्रदर्शित करता है। पहले वाले को देखेंगे, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा हमको यहां पे प्रदर्शित होगा 1। इसके बाद ये जो दूसरा है ये भी पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा फिगर डार्क भरा हुआ है, इसको भी लिखेंगे 1 प्लस ये जो फिगर है ये 4 पार्ट में डिवाइड है जिसमें से आधा भरा हुआ है, अर्थात 4 का आधा 2, तो 2 पार्ट भरा हुआ, 2 पार्ट खाली। अर्थात इस पूरे चित्र को अगर हम देखें तो इसका हाफ पार्ट डार्क है, इसका पूरा पार्ट डार्क है, इसका भी पूरा पार्ट, एक पूरा हिस्सा और इसका आधा हिस्सा। तो हमने इसके पिछले वीडियोस में जैसे आपको समझाया था 1 + 1 दैट इज 2 + 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2। तो यहां पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 सही 1/2। ये जो है ऊपर दिए हुए चित्रों को दर्शाता है। 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी कक्षा में बच्चों को भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5 पढ़ा दिया गया। 1 + 1 2 पढ़ा दिया गया, 2 + 3 5 पढ़ा दिया गया और 2/5 पढ़ा दिया गया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। अगर शिक्षक ने यह चीज गलत पढ़ा दी तो अब शिक्षक को क्या करनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चनों को हम अपनी सोच से, अपनी तर्क क्षमता के आधार पर इसको हल करेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसको, शिक्षक को, क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होंगे वह समझ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। सेकंड पढ़ेंगे, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करें। यह भी उतना उचित नहीं लग रहा है। थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्चों की सहायता करें। बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि 1/2 + 1/3 बराबर बच्चों ने जो गलत किया 2/5 कर दिया। यहां पे हम उनको समझाएंगे कि 1/2 और 1/3 को जब जोड़ना है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक लें, उसको हल करें और उसका सही आंसर प्राप्त करें। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर, कि उनको लघुत्तम समापवर्तन की अवधारणा को समझाना चाहिए। 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 क्रमागत हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊं 2x सभी क्वेश्चनों में, इसमें सभी में दिया हुआ है, सभी पदों में 2x। जो 2x है वो एक सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब वो सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। 2x, 2 पहले से है तो 2 से डिवाइड होगी। 2x, जैसे अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू अगर 3 है तो 2 3 जा 6। तो ये 2x के सभी अंक इवन नंबर होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब किसी सम संख्या से, जब किसी
सम संख्या से हम किसी विषम संख्या को घटाते हैं, विषम संख्या को घटाते हैं। विषम संख्या क्या है? विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। वो सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या या फिर ऑड नंबर कहते हैं। तो जब हम किसी सम संख्या से किसी विषम संख्या को घटाते हैं तो हमेशा हमको विषम संख्या ही प्राप्त होती है। कैसे? हम यहाँ पे देखेंगे असम संख्या अगर हम एक ले लें जैसे 4, एक विषम संख्या को हमने घटाया 3, विषम संख्या वो जो 2 से डिवाइड नहीं होती 3, सम संख्या वो जो 2 से डिवाइड होती हमने यहाँ लिया 4। तो सम में हमने विषम को घटाया, क्या आया? 1। 1 क्या है? विषम संख्या, यहाँ हमने देखा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सम संख्या हम लेते हैं 6, विषम संख्या हम लेते हैं 1, घटाया हमें आया 5। तो हम देख रहे हैं जब भी हम किसी सम संख्या से, इवन नंबर से किसी ऑड नंबर को घटाते हैं तो हमें ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो 2x माइनस 13 यहां भी एक इवन नंबर में 2x है इवन नंबर, 13 है ऑड नंबर अर्थात विषम। तो 2x माइनस 13 अगर हम देखें तो यहां भी एक सम संख्या से एक विषम संख्या को घटाया गया है। 2x माइनस 11 अगर हम लें तो 2x है इवन, 11 है ऑड विषम संख्या। तो सम संख्या से हमने विषम संख्या को, 2x माइनस 9 में भी हम सम संख्या को विषम संख्या से, 2x माइनस 7 में हम किसी सम संख्या को, 2x सम संख्या है उससे हमने विषम संख्या 7 को घटाया। तो इन सभी में हमने सम संख्या से विषम संख्या को घटाया अर्थात इवन नंबर से हमने ऑड नंबर को घटाया। तो हमें यहाँ पे जो आंसर है वो हमें विषम संख्याएं ही प्राप्त होंगी। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विषम संख्याएं ही प्राप्त होंगी। ये विषम संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज, 3 भुजाओं की आकृति। पहला ऑप्शन, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। बिल्कुल गलत। अगर हम ट्रायंगल को ऐसे बनाएंगे, अगर हम ट्रायंगल को ऐसे बनाएं तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ये ऑप्शन गलत। एक कोण सदैव समकोण होता है, गलत। इस एंगल में समकोण नहीं है, समकोण अर्थात 90 डिग्री, ये वाला कोण समकोण। लेकिन अगर हम इसको अलग डिजाइन से बनाएंगे तो दूसरा ऑप्शन गलत। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, गलत। इसमें अगर हम लें तो ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, त्रिभुज का गुण है कि एक त्रिभुज अगर हम कभी बनाएंगे तो उसमें एक कोण तो सदैव न्यून कोण होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल है। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन भी करना होगा और क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना होगा। तो पहले हम देखेंगे 80808 को 108 से भाग देने पर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाग देने पर प्राप्त शेषफल। शेषफल सॉल्व करने के बाद यहां जो बचेगा टोटल सॉल्व करने के बाद वो होगा शेषफल। इस शेषफल को सेकंड आगे पढ़ेंगे 909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। इसका शेषफल, इसके शेषफल को, पहले वाले के शेषफल को शेषफल 1 कर दें, इसको शेषफल 2 कर दें। शेषफल 1 को शेषफल 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ये हमको यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हम यहां पे अच्छे से समझ गए हैं। भाग दिया जाए तब भागफल है, तब हमें क्या प्राप्त होगा, यहां जो आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो इस कैलकुलेशन को आप खुद सॉल्व करेंगे दोस्तों। टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता दूं, 108 को जब 80808 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 748 ऊपर, और नीचे जो हमारे पास शेष प्राप्त होगा वो होगा 24।
और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 834 और जो शेष फल प्राप्त होगा वो होगा हमें 3। तो यहां पे शेष फल 1 में हम लिखेंगे 24 और बटे शेष फल 2 में आया हमारे पास 3, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा यहां पे हमारे पास 8, 3 8 जा 24। तो यहां पे सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन देखेंगे, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त अर्थात ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पे क्या होगा, हमें इस फिगर में सिमेट्री पता करनी है। इस फिगर में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसे हमें देखना है। हम यहां पे देखेंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं, 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या प्राप्त हुआ 10। तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें यहां से प्राप्त हुआ 10। 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 2 10। यहां हम देखेंगे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिला 5, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 हमें मिला 5। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिला 8, यहां पे हम देखेंगे 8। तो इसी तरह 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें मिलेगा 16। तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 15th क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम केवल पढ़ेंगे और केवल ध्यान रखेंगे। ये वर्ग 3 के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवल हम इसे एक बार पढ़कर ध्यान रखेंगे। स्कोरटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है। पहला, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। बी, अच्छी इकाई योजना की व्यापकता छात्रों की पहुंच के भीतर होती है। सी, अच्छी इकाई योजना में मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। डी, इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर किया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल हम इसे पढ़ेंगे और इसे ध्यान रखेंगे कि छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए। 16वां क्वेश्चन, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि यह कथन किसने किया है। यह कथन था बेकन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। बेकन ने कहा था गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। ऑप्शन नंबर बी। 16th क्वेश्चन, 889 की पावर 378 का इकाई अंक। दोस्तों यहाँ पे 889 की पूरी वैल्यू नहीं पूछा है कि पूरी वैल्यू बताना है, केवल इकाई अंक पूछा है। इसका मतलब हमें अपनी तर्क क्षमता के आधार पर, सोच के आधार पर यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। 889 का जो इकाई अंक है वो है 9। इसका स्क्वायर लें, क्यूब लें, पावर जो भी लेंगे, जो भी 9 का पावर में वो अंक आएगा उसी का इकाई अंक उत्तर होगा। इसका मतलब अगर हम इस अंक में इकाई अंक ले लें 9, इकाई अंक के पावर 378, इसमें जो वैल्यू आएगी उसी का इकाई अंक इस पूरे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं 9 की पावर 378। 9 की पावर 378 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 4 इंटू 94 प्लस 2। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 378 को तो हमको 2 के रूप में तोड़ना है। 2 के रूप में क्यों? क्योंकि ये 2 जो है ये हो जाएगा 9 का पावर 2 इंटू 9 का पावर 4 इंटू 94, 4 इंटू 94। अब 9 का पावर 2 ये होता है 81। अब कॉन्सेप्ट यहीं पे है इस क्वेश्चन का दोस्तों। 81 का जो इकाई अंक है वो है 1
और 1 का पावर हम 2 करें, 1 का पावर 3 करें, 1 का पावर 1000 करें, 1 का पावर 2000 करें, 1 का पावर 1,05,000 जो भी करेंगे उसकी वैल्यू जो भी आएगी या इकाई अंक आएगा वो 1 रहेगा। इसका मतलब इसमें अगर 9 है किसी अंक में, उसके पावर जो भी हो, अगर हम उसको 9 के स्क्वायर के रूप में तोड़कर देख लें कि 9 का स्क्वायर इसमें आएगा, इसका मतलब 81, इसका मतलब 1, उस जो आंसर आएगा उसके अंकों में इकाई का अंक 1 रहेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। 18th क्वेश्चन पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। मासिक परीक्षाएं अर्थात माह में जो एक बार बच्चों की परीक्षाएं ली जाती हैं। आवश्यकता होती है क्यों? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। दूसरा पढ़ेंगे, छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं में अंक वृद्धि के लिए नहीं, छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए। छात्रों का अभ्यास रहे, जो भी चैप्टर जो भी उस समय विषय पढ़ाए गए हैं उनका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हो जाए उन परीक्षाओं के द्वारा। छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नहीं। तो इन सारे ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास के लिए, तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 18th क्वेश्चन पढ़ेंगे, गणित पर पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि गणित विषय का अधिकतर उपयोग व्यवहारिक या सामान्य जीवन में होता है। इसके साथ साथ यह गणित विज्ञान शिक्षण में भी एक सहायक के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त गणित विषय बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है। अब ऑप्शनों को देखेंगे, विज्ञान शिक्षणों में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। ये तीनों ऑप्शन ही इसके लिए सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन पढ़ेंगे, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है? गणनाओं में प्रवीणता की, उतना सही नहीं है, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। बहुत सही शब्द लिखा हुआ है, सूत्र याद करने की। केवल सूत्र याद करने से गणित हल नहीं किया जा सकता, हल याद रखने की ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, गणित को बेहतर बनाने के लिए अमूर्त चिंतन, तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ष में विभिन्न संस्थानों में अलग अलग हॉबी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या। ये बार ग्राफ चार्ट का क्वेश्चन है जिसमें हम डायग्राम देखकर चीजों को समझते हैं। नीचे अपन देखेंगे ये है चित्रकारी, अगर सीधी लाइन है तो चित्रकारी, सिलाई के लिए टेढ़ी लाइन है बार ग्राफ चार्ट में, और नृत्य के लिए ये सीधी पड़ी हुई लाइनें हैं। अब इधर जो हमें दिया हुआ है 0, 50, 100 और इधर संस्थान दिया हुआ है A, B, C, D और E। क्वेश्चन पढ़ेंगे, संख्या A और C, संख्या A और संख्या C में मिलाकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या। चित्रकारी की लाइन जो है बिल्कुल खड़ी हुई है, अर्थात जो चित्रकारी की लाइन है वो है हमारे पास ये A की और ये है C की। आगे पढ़ेंगे, D और E में मिलाकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियां। D और E में सिलाई का चिन्ह कौन सा है? टेढ़ी लाइन है। D और E में टेढ़ी लाइनें ये हैं और ये है हमारे पास। लेने वाली लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या है? इनका अनुपात बताना है हमको, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले A और C में चित्रकारी में भाग लेने वाली लड़कियों को देखेंगे, तो इसमें चित्रकारी में यहां पे हम देखेंगे 250 A प्लस C, A और C का लेना है कुल संख्या लड़कियों की चित्रकारी में। किसमें? चित्रकारी में, प्रश्न में लिखा हुआ है चित्रकारी में। तो A और C, तो A में कितनी है 250
और सी में कितनी है यहाँ पे हमारे पास, हम देखेंगे ये आगे बढ़ा के, तो ये है 150। तो ये टोटल हमारे पास 250 प्लस 150 इज इक्वल टू 400। आगे के क्वेश्चन में बोला गया डी और ई में मिलाकर सिलाई करने वाली, तो डी प्लस ई, और ये क्या है, सिलाई करने वाली। तो डी में देखेंगे हम सिलाई करने वाली डी, ये सिलाई करने वाली मैंने चिन्ह बना रखा है, तो इसमें कितनी है 250, ये है डी में। उसके बाद ई में सिलाई करने वाली हम देखेंगे, तो ये अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बीच में आता है 300 और 350 के, इसका मतलब ये है 325। इन दोनों को जोड़ते हैं हमारे पास आएगा 575। क्वेश्चन में पूछा है इनका अनुपात क्या है, ए प्लस सी चित्रकारी करने वाली प्लस डी प्लस ई सिलाई करने वाली, तो इसका अनुपात है 400 बटे 575, अर्थात 400 अनुपाते 575। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पर हमारे पास आएगा 16 अनुपाते 23। इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आंसर आएगा 16 बटे 23। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें। लिंक को क्लिक करने के बाद मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट देने के बाद अपने स्कोर को देखें और हमने क्वेश्चन पे कहां पे गलती की है, कहां पे हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज को देखें। धन्यवाद दोस्तों।